Explain the following. First part. Gallium has higher ionization enthalpy than aluminium. अब वो पूछ रहा है गैलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों होती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैलियम जो है उसमें डी ऑर्बिटल्स की एडिशन हो जाती है। तो क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की एडिशन हो रही है, इवन एफ ऑर्बिटल्स की एडिशन हो रही है, तो डी और एफ ऑर्बिटल्स जो है ना वो उतनी अच्छी शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे पाते। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट गैलियम का साइज जो है छोटा हो जाता है। इसलिए उसकी आयनाइजेशन मतलब साइज क्यों छोटा हो रहा है, क्योंकि उसका जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज है वो बहुत हाई है। तो जब आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को जो है बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड करके रखता है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। जबकि वैसे जनरल ट्रेंड देखते हो आप तो डाउन द ग्रुप वो कम हो जाती है। Due to ineffective shielding of valence electrons by intervening 3d electrons, the effective nuclear charge on gallium is slightly higher than that of aluminium. Hence, the delta Hi of gallium is slightly higher than that of aluminium. ठीक, बेसिकली जो गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, इनइफेक्टिव शील्डिंग देते हैं, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज जो है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो स्लाइटली बढ़ जाता है। ठीक, explain the following. Boron does not exist as B3 positive. अब B3 पॉजिटिव की तरह, जैसे आप बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम में बोरॉन की फैमिली में ही आता है, लेकिन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कैटायन आप बहुत यूजुअली देखते हो, लेकिन B3 पॉजिटिव आप क्यों नहीं देखते हो। बोरॉन का साइज जो है वो बहुत छोटा होता है। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, बोरॉन का साइज इतना छोटा होता है कि उसका न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इतना हाई है कि वो मेटालिक टेंडेंसी नहीं दे पाता है उतनी ज्यादा, इसलिए वो कैटायन की तरह उतना इफेक्टिवली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। Because of its small size and high sum of first 3 ionization enthalpy, boron does not lose all its valence electron. उसकी एंथैल्पी इतनी ज्यादा होती है इफेक्टिव चार्ज की वजह से, इसलिए वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज नहीं कर पाता है। Aluminium forms AlF6 3 negative ion, but boron does not form BF6 3 negative ion. इसका बेसिक सिंपल रीजन यही है, बोरॉन और एल्यूमिनियम में सबसे बेसिक डिफरेंसेस इसी बात से आते हैं कि बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस ना होने की वजह से वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता। अब आप देखो, AlF6 3 नेगेटिव जो है, आप आगे जाके पढ़ोगे, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देता है। ठीक, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको एक d ऑर्बिटल चाहिए। बोरॉन मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल स्पेयर कर सकता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ज्यादा वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं दे पाता। pbx2 is more stable than pbx4. ऐसा क्यों होता है, वो कह रहा है pbx2 जो है वो pbx4 से ज्यादा स्टेबल है, ऐसा क्यों। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेड में जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है। लेड की जो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है उसमें लास्ट में 6s2 6p2 आता है। ठीक, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट जब शो होता है तो उसकी वजह से pb2 पॉजिटिव जो है उतना स्टेबल नहीं होता, सॉरी pb2 पॉजिटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन pb4 पॉजिटिव, क्योंकि 2 पॉजिटिव में 6s2 हो जाएगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलेगा। So due to inert pair effect, +2 oxidation state of Pb is more stable than +4, क्योंकि उसकी जो s ऑर्बिटल वाली वो है वो इनर्ट रहने की कोशिश करती हैं। Consequently, Pbx2 in which the oxidation state of Pb is +2 is more stable than Pbx4, right? Pb4 positive acts as an oxidizing agent, but Sn2 positive acts as a reducing agent. Why does this happen? अब ऐसा इसलिए होता है, अब देखो इसमें समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन के Pb4 पॉजिटिव क्या करता है। अब Pb4 पॉजिटिव अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो दैट मीन्स वो खुद को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब वो Pb+2 में जाएगा। Pb+2 में क्यों जाएगा, क्योंकि Pb+2 स्टेट जो है वो उसकी ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, लेकिन ये सेम ट्रेंड जो है वो टिन में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि टिन में इनर्ट पेयर इफेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसलिए टिन की जो है +2 की जगह +4 स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह
एक्ट करता है. Inert pair effect is less prominent in tin than in lead. Therefore, +2 oxidation of tin is less stable than its +4 oxidation state. Electron gain enthalpy of fluorine is more negative as compared to fluorine. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन ज़्यादा नेगेटिव क्यों है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब बेसिकली क्या होता है, फ्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत हाई होती है क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है. ऐसे क्वेश्चन में आपको जनरली यही देखना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, और फ्लोरीन जो है क्लोरीन से बहुत छोटा होता है. तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतनी ज्यादा होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करता है. इसलिए उसकी एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इतनी नेगेटिव नहीं हो पाती जितनी क्लोरीन की होती है. जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है मतलब उतना ही ज्यादा एनर्जी लूज हो रही है. इतना इसका मतलब उतना इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है. दैट मीन्स क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट करता है फ्लोरीन से. और वो इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो है वो बहुत छोटा है और उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगती है जो क्लोरीन में नहीं होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है. TiNO33 acts as an oxidizing agent. बेसिकली टाइटेनियम नाइट्रेट उसने दिया, वो पूछ रहा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों एक्ट करता है. अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो एक्ट कर रहा है. पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि टाइटेनियम का चार्ज क्या है. सो टाइटेनियम इज बेसिकली +3 हियर. तो अब यहाँ पे +3 है और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और वो Ti+1 में आएगा. अब यहाँ से आप लॉजिक ढूंढोगे तो आपको समझ आएगा कि टाइटेनियम में जो है आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिल रहा है. अब क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिल रहा है इसीलिए वो +1 स्टेट में जो है ज्यादा स्टेबल रहेगा. तो +1 स्टेट में आने की वो हमेशा कोशिश करेगा, इसीलिए वो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा. कार्बन शोज कैटिनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट. इसमें सब एक सिंपल सा ही रीजन है इसका. कार्बन की जो है वो साइज बहुत छोटा होता है, तो कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन लेड का साइज बहुत बड़ा है और उसका कार्बन लेड लेड का जो बॉन्ड है वो तोड़ना बहुत ईजी होता है. इसलिए लेड जो है एक दूसरे के साथ लंबी चेन्स नहीं बना पाता कार्बन की तरह. BF3 does not hydrolyze. BF3 हाइड्रोलाइज क्यों नहीं करता? सिंपल सा रीजन अगेन वही है, बोरॉन के पास d ऑर्बिटल की कमी होती है, इसलिए वो हाइड्रोलाइज नहीं कर पाता. Unlike other boron halides, BF3 does not hydrolyze completely. Instead, it hydrolyzes incompletely to form boric acid and fluoroboric acid. This is because HF first formed react with H3BO3. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, BF3 जो है 3 वाटर के साथ कंबाइन करके H3BO3 बना रहा है. ठीक, इतना हो गया. लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि वो HF के साथ फिर कंबाइन करने लगता है क्योंकि HF जो है आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. ठीक, HF के साथ वो दोबारा रिएक्ट करके वो BF4 नेगेटिव बना देता है. ठीक, जिसकी वजह से फर्दर आगे जो रिएक्शन है वो हाइड्रोबोरिक एसिड पे रुक जाती है और आगे उसकी कोई हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती. Why does element silicon not form a graphite-like structure whereas carbon does? अब क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि कार्बन तो है वो ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है लेकिन सिलिकॉन नहीं बना पाता, ऐसा क्यों है? अब इसमें क्या होता है बेसिकली, कार्बन, पहले तो आपको ये बताना चाहिए ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है. ग्रेफाइट का जो होता है ना, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है. कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और फिर एक जो है ना pp डबल बॉन्ड के साथ जो है साइडवेज ओवरलैपिंग होती है. ठीक, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होके साइडवेज ओवरलैपिंग होके ग्रेफाइट का लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बनता है. लेकिन सिलिकॉन में प्रॉब्लम क्या होती है, वो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता जितना सी कार्बन है. ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसका साइज बड़ा है. ठीक, अब इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो पाता इसलिए वो sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं हो पाता. sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है.
sp3 जो है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, sp जो है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो जो एटम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वही इस तरह की बॉन्डिंग कर पाते हैं, ठीक, इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन दे पाते हैं। इसलिए सिलिकॉन जो है वो 3D स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ एग्जिस्ट करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करता।